ओके, जो लास्ट क्लास में पढ़ा है उसमें से कोई बात पूछनी है? नो सर। इसमें से कोई बात नहीं पूछनी। ओके, अभी तक हम जितना भी काम देख रहे थे वो हमारा जनरलाइज ओप्स के बेस पे था कि ओप्स हमारा किस तरह से वर्क करता है, क्या काम होता है एंड ऑल सारी सारी चीज़ें। ओप्स के अंदर कोई एक लैंग्वेज नहीं होती। ओप्स आपके पास मल्टीपल लैंग्वेज के ऊपर वर्क कर रहा होता है। लाइक उसके अंदर सी होती है, सी हैश होती है, जावा होती है और बहुत सारी डिफरेंट तरह की आपके पास लैंग्वेजेस होती हैं। हमने इंट्रोडक्शन टू ओप्स के अंदर अभी तक जितना भी काम देखे थे वो सी हैश का था। सी हैश के अंदर आपने एरेज देख लिए, तो ये किस तरह से आपने एरे बनाना है लास्ट क्लास में हमने देखा है। किस तरह से बुलियन की कमांड देनी है, किस तरह से आपने इनपुट लेना है, आउटपुट देना है, आपने किस तरह से कंडीशन लगानी है, लूप्स लगाने हैं, सारी चीज़ आप अपने उस सी हैश के लिहाज से देख चुके हो। अब जो आप थोड़ी बहुत अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर देखोगे वो है आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद रिस्पेक्ट टू जावा। सही। इस जावा के इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ होती है। सबसे पहले तो हम देखेंगे जावा होता क्या है। ये जावा के अंदर जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो वो किस तरह से अपनी वर्किंग करती है, किस तरह से वो कंपाइल होता है ऑल। जावा जो है आप अपना सिंपल नोटपैड के ऊपर भी लिख सकते हो, लेकिन जावा को लिखने के लिए आपके पास मतलब जावा की प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास कुछ बैक एंड पे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, कुछ बेस चाहिए होती है जिसकी बेस पर हम काम कर रहे होते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपके पास एक होता है आपके पास JRE जावा रन टाइम एरर, और एक होता है आपके पास JDK जावा डेवलपमेंट किट। सही है। इस JRE और JDK के अंदर क्या होता है, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं? आ, किस चीज़ की आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपने किस तरह से काम करना है, किस तरह से आपकी चीज़ प्रिंट होगी, किस तरह से आपने चीज़ को इनपुट या आउटपुट देना है। जावा इन्वायरमेंट के लिहाज से आपके पास फिर डेटा टाइप्स आती हैं। डेटा टाइप्स आपकी जावा के अंदर सेम होती हैं जैसे आपके पास सी के अंदर होती हैं। सी की डेटा टाइप कौन सी होती है? आपके पास इनपुट हो गया, आपके पास सॉरी इंटीजर हो गया, आपके पास फ्लोट हो गया, वैसी सारी डेटा टाइप्स आपके पास यहाँ पे भी होती है। फिर इसके बाद आपके पास आते हैं जावा के ऑपरेटर्स। जावा के ऑपरेटर्स के अंदर भी आपके पास सिंपल वही होता है, सब कुछ एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, आपने किस तरह से लॉजिक लगानी है। जब आप ऑपरेटर्स की बात करते हो तो आप किसी दो वेरिएबल या किसी एक वेरिएबल के ऊपर अपने फंक्शन परफॉर्म करते हो। ऑपरेटर होता क्या है? ऑपरेटर वो साइन या वो इंडिकेशन होती है जो किसी दो वेरिएबल के दरमियान में कोई फंक्शन बता रही हो, या ये बता रही हो कि भाई उन दो वेरिएबल या उन दो फंक्शन, उन दो डेटा के दरमियान में किस तरह से ऑपरेट करना है आपने। एडिशन का साइन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का भी साइन हो सकता है, और फिर ये सारे डेटा सेट आपके पास बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे दो दफ़ा आप प्लस लिखते हो। दो दफ़ा प्लस के साइन का मतलब ये है कि आपने इसके अंदर इंक्रीमेंट करना है। सिंगल प्लस का मतलब है कि आपने सेपरेट करना है। ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, फिर आपके पास वही दो चीज़ें चलती हैं। तो ऑटोमेटिकली काम चल रहा होता है या आपका काम चल रहा होता है लॉजिकल। अगर अर्थमेटिक के लिहाज से बात करते हो तो जो आपकी सिंपल अर्थमेटिक की चीज़ें जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये होता है। जब आप किसी चीज़ को लॉजिकली देखते हो तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, इस तरह की और डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं। फिर आपके पास आता है मैथ फंक्शन। मैथ फंक्शन के अंदर आपके पास मैथ फंक्शन को इसलिए अलग से निकाला हुआ है क्योंकि हम मैथ फंक्शंस को मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। किसी कमांड को आपने रैंडम यूज़ करना है, राउंड करना है, आपने फ्लोर करना है, सीलिंग करना है, स्क्वायर रूट निकालने हैं, आपने कोई ई के पावर लगानी है, कोई साइंटिफिक वे में लिखना है, तो उस लिहाज से आपके सारे मैथ के फंक्शन आते हैं। फिर आता है आपके पास स्केप सीक्वेंस। ये थोड़ी सी नई चीज़ होगी। स्केप सीक्वेंस के अंदर ये देखना होता है कि आपने कोई भी पार्ट किस हिसाब से आपने सीक्वेंस किस सीक्वेंस के लिहाज से आप स्किप करते हो। फिर आपके पास लूप्स आते हैं। लूप्स आप सी हैश के अंदर पढ़ चुके हो। तीन तरह के आपके पास लूप होते हैं, फॉर, एक होता है वाइल, एक होता है डू वाइल, और एक होता है नेस्टेड। ओके, सिर्फ दो नहीं होता, ये होता है आपके पास डू वाइल। ठीक है। तीन तीन होते हैं और फिर चौथा आपके पास नेस्टेड आता है। फॉर होता है, वाइल होता है, डू वाइल, WH ये स्पेलिंग है, WHIL। फॉर के अंदर क्या होता है, आपके पास बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ही
तीनों पार्ट आ जाते हैं एक्सप्रेशन के। अब इस तीनों पार्ट एक्सप्रेशन के अंदर कौन कौन से होते हैं कि आपने इनिशियलाइज किसी वेरिएबल को करना है, उस वेरिएबल की इनिशियलाइज वैल्यू देनी है, उस वेरिएबल को कंपेयर या कोई लॉजिक देनी है और फिर बताना है कि उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, ताकि आप उस फाइनल स्टेट तक पहुंच सको। फॉर के अंदर क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद आप कंडीशन को एग्जीक्यूट करते हो। जब वाइल की बात करते हैं तो वाइल के अंदर भी सेम यही काम होता है कि पहले कंडीशन चेक की जाती है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन इसके अंदर जो सीक्वेंस, जो तीन पार्ट होते हैं आपके इस लूप के, उन तीन को लिखने का थोड़ा सा फर्क है। इसके अंदर जो आप इनिशियलाइजेशन करते हो वो वाइल लूप के बाहर करते हो, सेम वही काम है। वाइल के साथ कंडीशन लिखी जाती है और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है आपके वाइल की बॉडी के अंदर लिखा जा रहा होता है। फिर आपके पास आता है डू वाइल। सेम वैसे ही जैसे सी हैश के अंदर आप डू वाइल देख कर आए हो, वैसे ही यहाँ पे भी आपके पास डू वाइल चल रहा होता है। सबसे पहले आपका प्रोग्राम चलता है और वन टाइम प्रोग्राम चलने के बाद तो फिर ये हो गया आपके पास डू वाइल। और इसके बाद फिर आपके पास आता है फॉर और वाइल का एक मेजर डिफरेंस जो है वो होता है फॉर कहो कि किसी टाइम पीरियड के लिहाज से या इन्फिनिटी के लिहाज से। अब बात यह है कि अगर फॉर और वाइल दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, सिर्फ लिखने का फ़र्क है, तो इसके दरमियान में कोई तो ऐसा फ़र्क होगा, कोई तो ऐसा मेजर फ़र्क होगा जो फॉर और वाइल दोनों को एक दूसरे से अलग कर रहा है। तो फॉर जो होता है आपके पास फॉर टाइम पीरियड के लिए काम कर रहा होता है। लेट्स से कि अगर मेरे पास कोई रेंज दी हुई है, मुझे पता हो कि यार इस रेंज को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे ख़त्म करना है, तो उस वक्त मैं फॉर का फंक्शन को यूज़ कर रहा होता हूँ। लेकिन वाइल जो होता है वो इन्फिनिटी के लिए यूज़ किया जा रहा होता है कि भैया हमें पता नहीं कहाँ से है, तो बस हम उसको चेक कर रहे होते हैं कि यार इस कंडीशन तक वो काम परफॉर्म हो जाए। नेस्टेड क्या होता है, नेस्टेड का मतलब ये है, नेस्टेड अगर हमने सी हैश में नहीं देखा, नेस्टेड के अंदर क्या होता है, हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप चला रहे होते हैं। नेस्टेड का मतलब ये होता है एक के अंदर दूसरा। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा। अब इसके अंदर क्या होता है, आप एक फॉर आपकी कमांड लगाई आपने और उसी फॉर की कमांड के साथ आपने दूसरी फॉर की कमांड उसी के अंदर यूज कर ली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक सेकंड में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर एक फॉर की कमांड है आपके पास, कोई भी आपने लिखा हुआ है फॉर की कमांड में, सही है, लेट्स आपने लिखा हुआ है कि आई इक्वल्स टू 0, फिर आपने कॉमा डाल के लिखा हुआ है आई इज ग्रेटर देन 5, फिर आपने कॉमा डाल के लिखा हुआ है कि आई प्लस प्लस। ये आपने ओपन करी फॉर की बॉडी। अब इसी फॉर की बॉडी के अंदर आपने एक और फॉर जो है लगाया हुआ है। अब ये फॉर जो है, अब ज़रूरी नहीं कि ये फॉर का जो वेरिएबल है वो भी आई ही हो। लेट से यहाँ पे आपके पास फॉर का वेरिएबल जो है वो आई की वजह ए है, तो यहाँ ए छोड़ दो, यहाँ पे आपके पास कुछ और है, लेट से जे है आपके पास, तो आपने कहा कि जे, और यहाँ पे भी आपने जे को नोट कर लिया। फिर आपने इसको ओपन करा, इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब देखो एक है, एक फॉर है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आकर एंड हो गया, सही है। एक फॉर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ इस बॉडी से और इस बॉडी के अंदर ख़त्म हो गया। ये जो दूसरा फॉर है ये आपके पास नेस्टेड का कहलाता है कि ये इस एक फॉर के अंदर, एक फॉर की बॉडी के अंदर दूसरा फॉर का लूप आ गया। एक के अंदर दूसरा जब आप सेम काम करते हो तो उसको बोलते हैं नेस्टेड। यही काम आप वाइल के साथ भी कर सकते हो, यही काम आप डू वाइल के साथ भी कर सकते हो, सिंपल उसके साथ भी कर सकते हो गया। फिर इसके बाद आपके पास आता है डिसीजन, इफ और एल्स का। इफ और एल्स के डिसीजन के अंदर
हमारे पास वर्किंग होती है कि हमने किस तरह से काम करना है। यहाँ पे भी आपके पास ऐसी सी हैश की तरह के फंक्शन होते हैं, या तो आप इफ़ के लिहाज से काम करते हो, या इफ़ एल्स के लिहाज से काम करते हो, या इफ़ एल्स इफ़ और एल्स के लिहाज से आप वर्किंग करते हो। इफ़ के लिहाज से अगर आपने जब काम करना है तो आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि आप उसको चेक करते हो कि क्या वो ट्रू है या नहीं। अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू है तो वर्क होता है, लेकिन नहीं है तो फिर वो आप उस चीज़ को स्किप कर देते हो। इस इफ़ के अलावा इफ़ के अलावा मैं आपको बता दूँ आपके पास क्या है, सिर्फ एक इफ़ है जिसको भी आप देख रहे हो। इफ़ के बाद आपके पास आता है इफ़ एल्स, इसके बाद आता है आपके पास इफ़ एल्स इफ़ और फिर उसके साथ एक और एल्स। पहली वाली कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ एक ही आपके पास कंडीशन होती है, उसके बेस पे आप काम कर रहे होते हो कि ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है तो बॉडी वर्क करेगी, नहीं तो आप इस पूरे सीक्वेंस को इफ वाली कंडीशन को स्किप कर दोगे। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास एक कंडीशन एक ही होती है, सही है, इफ की। लेकिन इस एल्स को अगर आपकी इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है ये एल्स की कंडीशन रन हो जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी चलाओ और पूरे इस लूप से बाहर निकल जाओ डिसीजन में। अगर इफ नहीं चल रहा आपका तो फिर आप ऑटोमेटिकली क्या करते हो, एल्स को रन कर देते हो। मोस्टली जो यहाँ पे एल्स बनाया जाता है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, वो ऐसे मैसेजेस होते हैं जैसे कोई एरर आपने जनरेट करा हुआ है। तो ये आपने कहा कि यार अगर तो पासवर्ड मैच हो रहा है तो सही, एल्स क्या करो, उस पासवर्ड को छोड़ दो, या एज ये मैसेज जनरेट कर दो कि यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड जो है वो क्या है, फॉल्स है। फिर आपके पास आता है इफ़ एल्स इफ़ और एल्स। इसके अंदर आपके पास दो कंडीशंस होती है, तो इफ़ चलेगा, एल्स इफ़ चलेगा, या फिर आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी। बाकी इसका फंक्शन लिखने का तरीका बिल्कुल वही है। इफ़ का जो लिखने का तरीका है वो हम लास्ट में देख लेंगे। फिर इसके बाद आपके पास आते हैं इसके अंदर सेम वही चीज़, एरे एंड स्ट्रिंग्स। सिंगल एरे और स्ट्रिंग के अंदर क्या डिफरेंस है अगर मैं आपसे पूछूं तो? जी जिशान, क्या डिफरेंस है आपके पास? नहीं पता सर। अरे चलो, ये डिफरेंस छोड़ दो, आपको इनके इन चीज़ों के बारे में तो पता होगा, एरे किस चीज़ को कहते हैं या स्ट्रिंग किस चीज़ को कहते हैं? स्ट्रिंग फुल नेम होता है ना सर। स्ट्रिंग फुल नेम होता है। मतलब मोर देन वन अल्फाबेट। अच्छा चलो, बात होगी। अच्छा, और एरे क्या होता है, क्या डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? एरे नहीं पता सर। स्ट्रिंग क्या होता है, आपने मेरे को सीखा कि आपके पास जैसे मोर देन वन करेक्टर्स को आप स्ट्रिंग बोल रहे हो, मोर देन वन अल्फाबेट जो है वो आप स्ट्रिंग के अंदर लिखे जा रहे हो। एरे में क्या होता है, सर एरे आप उसी, हाँ जी बोलिए आमिर। एरे सर मेरे ख्याल एक के लिए इस्तेमाल होता है और स्ट्रिंग बाद स्ट्रिंग आमिर वन आपके वन से पीछे मोर बहुत, देन ज्यादा के। आमिर नहीं जाना, अभी पीछे बहुत शोर आ रहा है। हाँ बोलो, एरे क्या होता है? जी हाँ, मेरा आप क्या कह रहे थे एरे के बारे में? सर मैंने क्या देखिए एरे एक के लिए इस्तेमाल होते हैं और स्ट्रिंग जो वन से मोर देन के यानी एक से जो ज्यादा। देखो, कुछ हद तक आपकी बात सही है, कुछ हद तक बाद में थोड़ा सा चेंज होगा, या कहो कि बात सही है लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं। जैसे लेट्स से स्ट्रिंग जो है, आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, एक से ज़्यादा अल्फाबेट्स को जब आप जोड़ के कुछ काम कर रहे हो तो आपके पास स्ट्रिंग कहला रहा होता है। एरे क्या होता है, आपने कोई भी एक नाम लिया और उसके आगे आप एक स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हो। वो स्क्वायर ब्रैकेट डिपेंड करता है, वो बताता है कि आपके उसी एक नाम की कितनी ज़्यादा कॉपीज हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने देखा होगा कि आप अपनी किसी भी ड्राइव के अंदर एक ही चीज़ बार बार कॉपी करते हो तो क्या होता है, उसके आगे उसका नंबर लिखा हुआ शुरू हो जाता है, 2 3 4 5 6 7। तो वो भी उसी नाम का क्या होता है, एरे होता है। हम क्या करते हैं कि आपने एक ही नाम के ऊपर डिफरेंट इंडेक्स के साथ डिफरेंट चीज़ें, या लेट्स से कि सेम ही चीज़ आपने क्या करी है, कॉपी की हुई है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है, जब हम यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे हम लेट्स से हमने लिखा कि ए का एरे, तो ए के एरे के लिए हम इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं, ए
और फिर आपने कुछ भी लिख दिया। अब ये जो आपके पास एक छोटी सी चीज आती है ना, ये बता रहा होता है कि आपने एरे का यूज किया है। अब इससे पहले ये जो ए लिखा हुआ है ये वेरिएबल ऑफ एरे है, मतलब एरे जिस वेरिएबल के अगेंस्ट डिफाइन करा है आपने, ये ब्रैकेट बताता है कि आपने, या इस तरह से कह लो कि ये ब्रैकेट बताता है कि आपने कितनी लेंथ दी है या आपकी कितने इंटेंसिटी है, कितने ज़्यादा आप उसको कॉपी कर सकते हो। बाय सेइंग कॉपी कर सकते हो उससे मुराद ये है कि कितनी दफ़ा आप इस ए को यूज कर सकते हो यूजिंग दिस इंडेक्स। लेट्स से कि मैं इसके अंदर वैल्यू लिख देता हूँ 4, तो इस 4 का मतलब ये है कि ए आपके पास कितनी दफ़ा है, यहाँ से आपके पास एरे शुरू होगा, पहली वैल्यू आएगी आपके पास 0 की, फिर दूसरी वैल्यू आया कि आपके पास 1 की, तीसरी वैल्यू आएगी आपके पास 2 की, फिर वैल्यू आएगी आपके पास 3 की। अब देखो है तो ये 4, बता तो रहा है कि इसकी इंटेंसिटी 4 है, आप देखोगे तो इसकी इंटेंसिटी है भी 4, 1 2 3 4 4 वैल्यू उसके अंदर है ये। लेकिन क्या है, ये चीज जो होती है अंदर की, ये कहलाती है एरे इंडेक्स। एरे इंडेक्स, लेट्स से कि यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं और मुझे दूसरे नंबर की चीज उठानी है, तो मैं दूसरे नंबर की चीज उठाने के लिए जिस नंबर की चीज उठानी है मैं उस नंबर से एक माइनस करके इंडेक्स यहाँ पर अंदर पुट कर दूंगा, तो मैं उसी एरे की चीज वहां से उठा रहा हूँ। फिर मेरे पास वही आता है क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होती है आपके पास, और फिर जावा एप्लेट्स। जावा एप्लेट्स एक न्यू चीज़ है जो आपने अभी तक नहीं देखी होगी। इनहेरिटेंस क्या होता है, क्लास आपके पास खत्म होने में 3 मिनट है, तो मुझे जल्दी से बताओ इनहेरिटेंस क्या चीज़ होती है। सर यानी जो चीज हमें ऊपर से मिलती हुई आ रही हो, यानी चलो, एक से सेकंड को हाँ हाँ, मिले, सेकंड से थर्ड को, इस तरह। चलो आज की इस क्लास में एक चीज़ की तो अच्छा लगा मुझे कि चलो कुछ कुछ पता है आखिरकार, इतनी 4-5 क्लासेस के बाद आज मेरे को इनहेरिटेंस के बारे में पता चल गया। और बाकी लोग क्या कहते हैं इनहेरिटेंस के बारे में, क्या है इनहेरिटेंस? सर जल्दी क्लास सुनो। ऑब्जेक्ट को दोबारा कॉल करने को कहते हैं ना इनहेरिटेंस, कह सकते बार बार हो, कॉल करने को। हाँ 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 हाँ, ये भी कह सकते हो। ये भी डेफिनेशन अच्छी है आपके लिहाज से कि भाई आप जो क्लास के ऑब्जेक्ट है या क्लास का ऑब्जेक्ट, हाँ कह सकते हो, क्लास को जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसी क्लास का उसको बार बार कॉल करते हो, तो उसकी जो क्वालिटी, उसकी जो वर्किंग है जब आपके प्रोग्राम के अंदर आती है, तो ये होता है कि भाई आपने उसकी जो भी खसूसियात है उसको अपने पास इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट का मतलब ये है कि आपने किसी को कोई चीज़ विरासत में प्रोवाइड की है, ठीक है? तो वो जो भी क्लास आपने पर ऐड की होगी आपने उसकी क्वालिटी को अपने पास क्या करा है, विरासत में ले लिया, ये है। फिर आता है आपके पास जावा एप्लेट्स। अच्छा, जावा एप्लेट्स क्या चीज़ होती है? जावा एप्लेट्स वो चीज़ होती है जो आपको हेल्प करती है प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम बनाने पे जो आप अपने जो वेबसाइट है या जो है नेट के ऊपर जो वेब पेजेस हैं उनके साथ आप अपनी प्रोग्राम को चला सको। फॉर एग्जांपल आपने कोई गेम बनाया, आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर नहीं, हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे आपके पास डिफरेंट गेम है, कैंडी क्रश हो गया है और इस तरह के बहुत सारे गेम है जो आपके चल नेट पे रहे, लेकिन आप उसको कंप्यूटर में डाउनलोड करके भी चला सकते हो। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप मोबाइल के अंदर भी चला सकते हो। तो ऐसा कौन सा वो फंक्शन होता है जो आपको जो वेबसाइट है या इस तरह की जो नेट है उसके ऊपर ये चीज़ चलाने में हेल्प करता है, तो वो होती है जावा एप्लेट्स। जो वेब पेज आपकी एप्लीकेशंस बन रही हैं वो आपकी जावा एप्लेट्स कहलाती है। वेबसाइट के लिए जो आप जावा यूज़ करते हो उसको आप जावा स्क्रिप्ट बोल रहे होते हो, सही। इसके अलावा आपके पास और डिफरेंट तरह की चीज़ होती है। फिर आती है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक जावा की। जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जाहिर सी बात है वो उसमें पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होगी ये चीज़। अब क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से मुराद ये है कि जिसके ऑब्जेक्ट डिफाइन हो, पता हो कि यार इसका इस पार्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, वो अपने उसी ऑब्जेक्ट के लिहाज से वो कोडिंग वर्क कर रहा हो। बाकी इसके अलावा जितने भी असेंबली और दूसरी प्रोग्रामिंग थी वो कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी, उनके ऑब्जेक्ट्स डिफाइन नहीं होते थे। अब बात ये होती है भाई ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं होते थे और हमने तो अभी तक कोई ऐसा ऑब्जेक्ट वाली चीज़ ऐसा अभी तक नहीं देखी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ जो अभी आप देखोगे वो इस तरह से होती है कि जैसे आपने एक ही प्रोग्राम के अंदर, अभी तो खैर हम छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं, नाम प्रिंट कर लिया, कुछ और प्रिंट कर लिया। अब लेट्स से कि एक ही उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने फार्मूले लगाए हुए हैं मैथ के या कोई दूसरे, ओम्स लॉ लगाया हुआ है आपने, गॉस लॉ लगाया हुआ है आपने, कोई कैलकुलस का फार्मूला लगाया हुआ है, इस तरह के हमारे पास डिफरेंट फार्मूले लगे हुए हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर।
तो वो जो हिस्सा, वो जो छोटे छोटे से मेथड आपने लिए होंगे, वो होंगे आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। वो बता रहे होंगे कि यार ये जो छोटा सा पार्ट है इस प्रोग्राम का, ये ओम्स लॉ को डिफाइन कर रहा है, ये पास्कल लॉ को डिफाइन कर रहा है। वो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास से कहला रही होंगी। फिर जावा जो है आपका केस सेंसिटिव है, बाय सेइंग केस सेंसिटिव, इसके अंदर स्मॉल और कैपिटल अल्फाबेट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर आपका स्मॉल ए से कोई काम हो रहा है और आप उसको कैपिटल ए से लिख के चला रहे हो तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, जैसे पासवर्ड्स के अंदर होता है। अगर आपने स्मॉल ABC का पासवर्ड डाला हुआ है, ABC123 लेट से, और अब आप कैपिटल में ABC123 डाल रहे हो, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, वो उसके ऊपर वर्किंग नहीं करेगा, उसको डिनाई कर देगा। ओके, हम इन 2 पॉइंट तक रखते हैं। आपकी क्लास एंड होने वाली है। आपको अभी तक कोई बात पूछनी है? नो राव, सर। आमिर और जिशान? नहीं सर। हाँ, मेरे को कोई बात नहीं। जिशान को भी नहीं पूछनी है। राव, नहीं सर, कुछ नहीं बोलिए। क्या पूछना है? कुछ भी नहीं सर। ओके, सही है। मैं अब क्लास एंड होगी, मैं आपको मैसेज करूंगा, तो फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। आई गेस 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद।